Jai Hind to all. Welcome to the biology class of class 11th. As I have started this class only giving you introductive chapters of the biology on the request of some students who want to keep in touch with biology and who are very much interested to take biology in class 11th. So you can prepare yourself by watching these slides. These are some simple and general topics which we are starting in the class 11, and in the previous slide also I have given some introductory ideas of class 11 chapter 1 of unit 1, that was the living world, and in that slide I have discussed about the living characters. लिविंग्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था. एंड एमंग ऑल दोज कैरेक्टर्स विच कैरेक्टर्स कन्फर्म एंड टोटली को रिलेट विद द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था. एंड सम ऑफ दैट कैरेक्टर्स वेयर मेटाबॉलिज्म, कंससनेस एंड response. These were the confirmed characters of the living organisms. In this part, I am going to discuss about biodiversity and how we are able to study this large amount of and large number of diversity that is present in our nature. इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और हम लोग कैसे इस लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं in a simple way. Okay. What do you mean by biodiversity? Here, the literal meaning biology, diversity means variations. आप जब भी बायोलॉजी को पढ़ें तो इसके टर्म्स को रटने की कोशिश ना करें. डोंट रोट द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी. प्लीज़ ब्रेक द टर्म्स इनटू सिंपल लिटरल वर्ड्स. आप बायोलॉजी के जितने भी टर्म्स होते हैं उसके लिटरल मीनिंग होती है. अगर उस मीनिंग को आप समझ जाएंगे तो यू आर एबल टू डिफाइन ऑल द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इन योर ओन लैंग्वेज. जैसे मैंने यहाँ बायोडाइवर्सिटी को तोड़ा, बायोलॉजी प्लस डाइवर्सिटी. बायोलॉजी मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. तो यू कैन ईजली डिफाइन व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. इट मीन्स लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. हमारे नेचर, पूरे इन्वामेंट, फिर पूरा बायोस्फीयर को अगर हम इंक्लूड करते हैं, इसमें जितने भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दैट ऑल आर इंक्लूडेड अंडर बायोडाइवर्सिटी. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द रेंज फ्रॉम 1.7 to 1.8 मिलियन मीन्स इतने मिलियन, नियर अबाउट इतने मिलियन तक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ आज तक हमने ये एक डाटा है एनसीईआरटी बुक का, जो कि और बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे हम लोग नई एरियाज़ को डिस्कवर कर रहे हैं. और यहाँ तक कि जो ओल्ड एरिया डिस्कवर्ड हैं ऑलरेडी, अगर उसको भी डिस्कवरी हो रही है, फिर से उसकी खोज हो रही है, तो नए नए डाइवर्सिटी अभी भी जुड़ते जा रहे हैं. आप अभी भी बहुत सारे पेपर और बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स या इसमें जो मैगजीन्स आते हैं उसमें आप देखिएगा, जैसे वेस्टर्न घाट्स में न्यू वेराइटीज़ ऑफ न्यू स्पीसीज़ ऑफ, कभी फ्रॉग मिलेंगे, कभी मैनग्रोव वेजिटेशंस में कभी नया वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिलेगा जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई थी. तो द न्यू एरियाज बीइंग एक्सप्लोर्ड, द न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो बीइंग एडेड इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जैसे जैसे नई एरिया की डिस्कवरी हो रही है या पुराने एरियाज रीडिस्कवर हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का नंबर इंक्रीज करता जा रहा है. तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन बहुत आसान है. द वेराइटी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन आवर बायोस्फीयर. ओके, नाउ जस्ट थिंक what will happen if we use local names for all these organisms which will vary from place to place. आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो. अगर क्या होगा
जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वेरियस नेम्स से जाने जाते हैं लोकल एरियाज़ में, तो क्या कभी हम लोग जब ये सारे लोकल एरियाज़ के लोग एक साथ मिलेंगे तो हम लोग क्या कंक्लूज़न पे पहुंचने पे कि ये किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, कितना कन्फ्यूजन होगा। जैसे मैं एक सिंपल सब्जी का नाम लेती हूँ, जैसे सहजन। ये हमारे एरिया, जैसे आई बिलोंग टू बिहार, देन दिस वी कॉल देयर दैट वेजिटेबल सहजन। इन छत्तीसगढ़ हेयर इट इज़ कॉल्ड एज मोंगा। फिर और भी सारी सब्जियां हैं, जैसे कुम्हड़ा। कुम्हड़ा हमारे यहाँ कुम्हड़ा होता है, यहाँ मखना है। परवल, पटल, नेनुआ, झिंगनी, सारे चीज़ का नाम जो है वो हर लोकल एरिया पे ये नेम चेंजेस करते हैं। तो एक कंक्लूज़न पे व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा। वी कांट कंक्लूड, और इफ़ वी वांट टू कंक्लूड देन वी हैव टू अंडरगो अंडर वेरियस चर्निंग आइडियाज़। बहुत सारे आइडियाज़ को करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा होता है, मूंगा किसको कहते हैं, लंबा होता है, पतला होता है, ग्रीन होता है, वो मूंगा है। फिर सहजन भी उसी को कहते हैं। तो ऐसे मिलाएंगे फिर हम कंक्लूज़न पे पहुंचेंगे। दिस विल irritate us. Then what is the what we will do? It will create great confusions about the organism we are talking about. Then what is the solution? इसका क्या solution है? The solution is nomenclature. फिर यहाँ पे टर्म को छोड़ ब्रेक करिए। nomenclature, nomen नेम मीन्स एक नाम देने के कल्चर को nomenclature कहते हैं। ओके, nomenclature means it is the scientific naming of the organisms so that it is known by that name all over the world. nomenclature क्या है? ये एक साइंटिफिक नेमिंग है। मीन्स ऐसे ही किसी चीज़ का नाम नहीं रख दिया जाता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम ऐसे ही नहीं रखा जाएगा। उस पर बहुत सारे डिस्कवरीज होंगे, उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। देन वी विल नेम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ पर्टिकुलर नेम, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे नाम रखा जाता है। एंड ये दैट पर्टिकुलर नेम विल बी नोन टू द ऑल ओवर वर्ल्ड। लाइक इफ वी विल से अ पर्टिकुलर नेम, लाइक वी से द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, जो आम, संस्कृत में आम्र का जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। तो अगर हम लोग मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड द पीपुल विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ मैंगो। ये मैंगो है, कोई इस पे डिस्कशन और कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। देन मैंगीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ये साइंटिफिक नेम है जिसके बहुत सारे प्रोसेस हैं कैसे हम साइंटिफिक नेम रखते हैं। What does the scientific name does? The scientific name provides international uniformity in naming all the organisms. Uniformity provide करता है, equality, same. This also ensures that a particular name has not been used by any other organism. ये भी यूज करता है, ये भी कंसीडर करता है और ये इंश्योर्स करता है कि जो पर्टिकुलर नेम है, जैसे मैंगो को मैंने मैंगीफेरा इंडिका कहा, तो दैट मैंगीफेरा इंडिका इज नॉट और नेवर यूज्ड फॉर एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेम। किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम को डिनोट करने के लिए कभी भी मैंगीफेरा इंडिका का यूज नहीं होगा। तो इस नेमिंग के लिए कौन सा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है? कहीं तो इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टर की स्टडी की जाती होगी, फिर एक गाइडलाइन दिया जाता होगा और फिर उनका नोमेनक्लेचर होता होगा। तो ये पूरे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड वन ग्रुप, द अदर ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स। जो लाइक this like ICBN, this is International Code for Botanical Nomenclature. Botany is always related to plant study. इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें प्लांट का नोमेनक्लेचर होता है। एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजी मीन्स एनिमल।
आप आगे जाकर बायोलॉजी को पढ़ेंगे इन पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन, दिस बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू लाइन्स, टू स्ट्रीम्स, botany and zoology. Botany will refer to the plants and zoology will refer to the animals. तो ये ICBN एंड ICZN दो ग्रुप ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल के नोमेनक्लेचर का गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है और नोमेनक्लेचर उसी इंस्टीट्यूशन से ऑथराइज्ड होता है, ऑथेंटिक होता है. आप इसका फुल फॉर्म पे ध्यान देंगे. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. It provides the agreed principles and ideas for the scientific nomenclature of the plants, and it provides, this ICZN provides the principle and nomenclature of the animals. ये जानवरों के लिए रिस्पॉन्सिबल है and this is responsible for the plants. For what? Nomenclature. Now identification. आप सोचो nomenclature कब करेंगे? जब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे तब तो, पहचानेंगे तब तो कि ये क्या है. ओके, बिफोर नोमेनक्लेचर वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नोमेनक्लेचर से पहले होता है, क्योंकि नोमेनक्लेचर जो है वो किसी उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के अनुसार ही रखा जाता है. जैसे हमने मैंगीफेरा इंडिका कहा तो इसका कुछ कैरेक्टर मैंगीफेरा और इंडिका से डिनोट होगा, लाइक इंडिका रिलेटेड टू इंडियन, और मीन्स जो नेम है उसका कुछ मीनिंग है, साइंटिफिक मीनिंग है. तो इस साइंटिफिक मीनिंग वाला नेम देने के लिए फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो आइडेंटिफिकेशन is the process which we perform before nomenclature. नाम देने से पहले इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं. and what we do, we need to identify and correct description of the living organisms. पहले हम लोग उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे कि ये है क्या. जैसे मैंने इस टाइप का कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लिया जो कि हेड है एंड बॉडी है और टेल है, तो पहले हम लोग इसको पहचानेंगे कि ये है क्या, फिर इसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन. नाउ कम टू द नोमेनक्लेचर. विच सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डू वी फॉलो? वी फॉलो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. अगेन टर्म, ब्रेक द टर्म बाई टू नोमियल नेम. दो नाम रखने वाले को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. द सिस्टम of nomenclature which consists of two names of a single organism, that is called as binomial nomenclature. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. जो बायोलॉजिस्ट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी करते हैं, वो कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं इस साइंटिफिक नेम को देने के लिए. The system which provides a name with two component, one is generic and the other is specific. एक नाम में दो कंपोनेंट होते हैं. जैसे मैं बार बार मैंगीफेरा इंडिका दे रही हूँ. इट कंसिस्ट ऑफ मैंगीफेरा एंड इंडिका, टू नेम. वन नेम इज द जेनेरिक and the other name is the specific epithet. Okay. Binomial system of nomenclature was given by Carolus Linnaeus. This point is important for your objective question. Carolus Linnaeus जो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ मैंगो. Here मैंगीफेरा is the generic name and it always starts with a capital letter. ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. लाइक दिस, M is written in capital letter. Means first letter will be capital. All letter will be not capital. Only the first letter. पहला letter capital होगा. Now come to the second name that denotes indica. This indica is the specific epithet which starts in a small letter. ये small letter से start होता है. Generally, name of the author appears after the specific epithet in an abbreviated form.
जिस व्यक्ति ने इसकी डिस्कवरी की उस व्यक्ति का नाम शॉर्ट फॉर्म में इस दोनों जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम के बाद जनरली ऐड किया जाता है। लाइक मैंगीफेरा इंडिका लीनियस LINN जो है ये शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म है इस साइंटिस्ट का, कार्लस लीनियस का, LINN। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ मैंगीफेरा इंडिका वाज फर्स्ट गिवन एंड आइडेंटिफाइड बाय कार्लस लीनियस द साइंटिस्ट। ओके, so here we have discussed binomial nomenclature which consists of two names. One name denotes the generic name and the second name denotes the specific name. Okay, now while giving the binomial nomenclature we follow certain rules. What are these rules? The first name is generic and is always written in capital letter. The second name is specific, written in a small letter. Binomial names are generally in Latin word. ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। दे परफॉर्म वेरी मिस्टेक्स और आपके सारे मार्क्स काट दिए जाएंगे इस सिली मिस्टेक पे। बाइनोमियल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये लैटिन के लैंग्वेज से, लैटिन से लिए गए वर्ड्स से लिए गए हैं। तो या तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, या तो इटैलिक्स में लिखिए। एंड इफ़ इट इज़ हैंड रिटन, अगर आप अपने हाथों से कॉपी, पेन, नोटबुक, कहीं भी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, देन द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक पार्ट मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइन। इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है और दोनों वर्ड सेपरेट रहेंगे। जेनरिक नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा, स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड और सारे वर्ड हमेशा स्मॉल रहेंगे। और ये दोनों वर्ड जो हैं देख लो आपस में दो वर्ड के रूप में रहेंगे, एक कंटिन्यूअस वर्ड नहीं बनेगा और दोनों अलग अलग अंडरलाइंड रहेंगे, सेपरेटली अंडरलाइंड रहेंगे। अंडरलाइन करने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बच्चे अंडरलाइन करना भूल जाते हैं और कैपिटल लेटर भी दोनों में यूज कर देते हैं। या तो लाइक दिस आप मैंगीफेरा इंडिका कंटिन्यूअस लिख देते हैं, या यहाँ भी फिर आई को कैपिटल कर देते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग एंड योर मार्क विल बी कट ऑफ। नाउ हम लोगों ने व्हाट वी हैव परफॉर्म टिल नाउ, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर उसका नोमेनक्लेचर दे दिया, मीन्स आइडेंटिफाई करा और उसको नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद उसका क्लासिफिकेशन तो करेंगे कि वो है क्या, कीड़ा है, मकोड़ा है, प्लांट है, एनिमल है, जानवर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या वो। देन वी परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. It is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. जो easily observable हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप में हम बहुत कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को नहीं लेते हैं। हमारे पास मानो दो ऑर्गेनिज्म आया, एक ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, फिक्स्ड है और उसमें पत्तेदार टाइप के कुछ हैं, हार्ड है। देन हम मोटा मोटी रफली वी विल क्लासीफाई दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू दैट द मूविंग ऑर्गेनिज्म इज एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट मूविंग इज प्लांट। इस तरह हम उसका एक क्लासिफिकेशन रफली क्लासीफाई कर दिए कि जो मूव कर रहा है वो एनिमल है और जो मूव नहीं कर रहा है वो क्या है, प्लांट है। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को दिखा। अब हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, इट इज़ अ फ्लावर ऑफ प्लांट, इट इज़ फ्लावर। जैसे बच्चे में हम लोग जब छोटे होते हैं तो सेपरेट करने का टेबुलेशन में आता है ना, सेपरेट दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू फॉलोइंग टेबल्स इन अ टेबुलेशन फॉर्म। तो कैसे वही टेबुलेशन फॉर्म है, तो ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया। अब देखो ये भी प्लांट हो गया, फिर ये फंगस हो गया, ये तुम्हारा, फिर ये इंसेक्ट्स हो, ये सॉरी फ्रॉग एनिमल हो गए,
फिर ये एनिमल है, ऑक्टोपस एनिमल, दिस एनिमल, दिस एनिमल, ये इंसेक्ट्स हो गया। तो after identification we are able to classify all these organisms into different categories as animals, plants, insects and mammals। इन सभी कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। मैमल्स जो द वन हु हैज़ मेमरी ग्लैंड एंड फीड देयर यंग वंस बाय मिल्क, दीज आर कॉल्ड मैमल्स। अब देखिए इस पूरे ग्रुप में कौन मैमल है, ये मैमल है मंकी, ये भी मैमल है, ये फ्रॉग जो है वो मैमल नहीं है। तो मैमल्स इन सभी कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द साइंटिफिक टर्म्स ऑफ दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड एज टैक्सा। इसको हम लोग कहते हैं टैक्सा। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। टैक्सा जो है वो डिफरेंट लेवल की कैटेगरीज को शो कर सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक एनिमल है, फिर कहा कि ये मैमल्स है, तो एनिमल्स जो हो गया वो हायर कैटेगरी ऑफ टैक्सा हो गया। इस एनिमल के अंदर आएगा मैमल्स, इसी एनिमल्स के अंदर आ जाएगा ये रेप्टाइल भी, इसी एनिमल के अंदर आ जाएगा ये इंसेक्ट भी, इसी एनिमल के अंदर आ जाएगा ये एम्फीबियंस भी, और इसी एनिमल के अंदर ये बर्ड्स भी आएंगे। लेकिन ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज हो गए। These all different categories are different taxa. Along with this animal group is also a different taxa which is of higher group. इस एनिमल ग्रुप को डिफरेंट स्मॉलर टैक्सा में हम बांटते हैं। तो जितने जो कैटेगरीज हैं जिसमें हम एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर कर रखते हैं, दैट डिफरेंट कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा। अगर हम लोग सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलें, जैसे हम मार्केट से बहुत सारा सामान लाएं, बिस्किट लाएं, सर्फ लाएं, सैनिटेशन का लाएं, किचन सामान लाएं, फिर उस सभी सामान का हम नाम जान रहे हैं, दैट इज़ नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि वो क्या है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। अब इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे। घर में मम्मी क्या करेगी, ये किचन का सामान है एक जगह रखो, ये सैनिटेशन का सामान है ये एक जगह रखो, ये तुम्हारा ड्राइंग रूम का डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल सामान है ये एक जगह रखो। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फिर किचन के अंदर जाकर हम, अगर मेरे किचन में सेवरल स्लैब्स हैं और एक स्लैब्स में पूरे स्पाइसेस रखे हुए हैं, दूसरे स्लैब्स में बिस्किट्स रखे हुए हैं, स्नैक्स के सामान रखे हुए हैं, तो फिर मैं स्नैक्स को उठा के स्नैक्स में डालूंगी, स्पाइसेस को उठा के स्पाइसेस में डालूंगी। अगर फिर कोई कुछ ड्रिंक है तो उसको उस दूसरे रैक में डालूंगी। तो ये जो रैक हो गया, यही रैक जो है दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्सा। इसी को टैक्सा कहेंगे। तो कोई रैक ऊपर है, कोई रैक नीचे है, लेकिन है तो रैक ही, दैट ऑल रैक्स आर कॉल्ड एज टैक्सा। इसी को हम लोग टैक्सा कहते हैं। नाउ टैक्सोनॉमी, easily you can break taxo, that is related to taxa. Nomy means that is study nomenclature. The process of classification is called taxonomy. अब जो हम लोग क्लासीफाई करने का काम कर रहे हैं उसको हम लोग किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ेंगे, दैट वी विल स्टडी इन टैक्सोनॉमी। Classification based on characteristics of all living organisms like external and internal structure of cell development process and ecological formation of organisms are used in modern taxonomy. आजकल के मॉडर्न नोमेनक्लेचर में और मॉडर्न प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग काफ़ी डेप्थ तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस हो गई है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए वी कैन यूज़ दैट टेक्नोलॉजी टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट हाउ इज सेल इज़, इसका सेल कैसा है, ग्रोथ कैसा करता है, इसके सेलुलर केमिकल कंपोनेंट कैसे हैं, इसका डीएनए कैसा है, इसका जीन कैसा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन दिट, क्रोमोजोम्स जो हैं वो कैसे हैं। दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स
that are based on modern technology and that are being developed day by day. दिन प्रतिदिन ये डेवलप ही होता जा रहा है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है और दिन प्रतिदिन हमारा जो टेक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ साइंस है ये बहुत इनरिच्ड होता जा रहा है, धनी होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अब आ रही है सो दैट वी कैन ईजिली क्लासीफाई द एनिमल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज इन अ वेरी ऑथेंटिक मैनर. बहुत ही क्लियर एंड करेक्ट मैनर में हम लोग क्लासीफाई अब कर सकते हैं. तो इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या क्या फॉलो करते हैं और इसका क्या बेसिक्स है. पहले हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं. पहले हम लोग बताया कैरेक्टराइज करते हैं मीन्स कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं. आइडेंटिफाई करते हैं. पहले हम किसी भी चीज़ का कैरेक्टर देखेंगे, जैसे ओ ये चल रहा है तो कैरेक्टर को देखें कि ये मूव कर रहा है. फिर आइडेंटिफाई करेंगे मीन्स इट इज़ एन एनिमल. फिर उसको क्लासीफाई करेंगे डैट इट कम्स अंडर एनिमल. फिर उसका नाम देंगे कि एनिमल में अब और नाम देने के लिए हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे डैट इज़ प्रोवाइडेड बाय ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. सो in taxonomy these four are the basics means for this process these four forms the basics of this process: characterization, identification, classification and nomenclature, जिसको हम लोग एक एक करके पिछले वाले स्लाइड में पढ़ चुके हैं. This is very important for your exam also. It comes what are the basic of taxonomy 4 and you have to write these in the perfect serial number that characterization first, identification, classification and nomenclature. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में nomenclature लिख देंगे फिर classification लिखेंगे. Don't follow these table only. Now the last topic is systematics, which is a new topic and it is a result of the development of scientific technologies which has enabled the scientists to correlate the different living organisms among themselves and to develop or to give an idea of their evolutionary relationship. जैसे हम लोगों को कैसे पता चला कि we have an ancestors of monkey and apes type और हमारा जो एंसेस्ट्रल स्टॉक है वो चिंपैंजी, गोरिल्ला और उधर की ओर है. हाउ वी नो? अगर एक कोई प्लांट है तो जो हमारा जो अभी व्हीट प्लांट है इट इज़ अ डोमेस्टिकेटेड वैरायटी और डोमेस्टिकेटेड वैरायटी ऑफ द वाइल्ड सीसेल. जो सीसेल एक प्लांट होता है जो वाइल्ड है उसका एक डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है व्हीट. तो ये सब जो इवोल्यूशनरी या हमारा व्हीट कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ से उसका एंसेस्ट्रल स्टॉक है और वो बना, तो वो ब्रांच ऑफ स्टडी, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among the different organisms that is called as systematic. It is a advanced branch of nomenclature जिसमें nomenclature के साथ साथ it is an advanced branch of taxonomy जिसमें taxonomy करने के साथ साथ हम लोग फिर living organisms में evolutionary relationship भी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं. एंड जब evolutionary relationship स्टार्ट करते हैं तो ये बन जाता है systematics. जैसे हमने चूहा देखा, फिर छुछुंदर मोल को देखा, कहीं ना कहीं से हमें पता है कि दिस रैट एंड मोल मे बी रिलेटेड टू वन अनदर. लाइक हमने बिल्ली देखा, फिर टाइगर को देखा. कहते हैं ना बिल्ली जो होती है टाइगर की मौसी होती है. फिर साइंटिफिकली प्रूव भी है कि इन दोनों का कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग करते हैं दैट बिकम्स सिस्टमैटिक्स. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और कार्लस लीनियस जो थे वो पहला अपना फर्स्ट ही यूज्ड द टाइटल सिस्टेमा नेचुरी मीन्स नेचर्स का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हुए फॉर हिज पब्लिकेशन ऑफ पेपर or book. He was the scientist who
published book, that is Systema Naturae, and it is also important for your exam. This Systema Naturae, published by Carolus Linnaeus. This who, अगर हम लोग आगे चल के इनका योगदान कार्लस लीनियस का हम लोग क्लासिफिकेशन में भी पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट ही क्लासिफाइड द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल. So he is the great personality that he first gave us binomial nomenclature, or he has great contribution in taxonomy. He has great contribution in systematics also. He is the great Carolus Linnaeus. Here we come to the end of this slide, and to sum up, in this we have finished the page number 6, 7 and 8 of your NCERT book. 6, 7 and 8 हमने finish किया है, and we are able to answer the following questions. What are the questions? What do you understand by biodiversity? Yes, you can easily answer this question. The diversity or variety of living organisms. Which system of nomenclature do we follow? We follow binomial nomenclature. Who gave binomial system of nomenclature? Carolus Linnaeus. What are the 4 processes that perform the basis of taxonomy? That is given in the slide. That 4 processes: classification, identification, nomenclature, that are all those. Differentiate between taxonomy and systematics. Taxonomy is only the study of identification, classification and nomenclature, and systematics when we find out the evolutionary relationship between the organism, then it becomes systematics. These are some important questions for your exam. Write down in your copy and prepare the notes. Be safe, stay home, and make your mind to study biology. That is a very living subject to live. So live your life with biology. Okay, thank you.